हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते किसको हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले देखते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या क्या होते हैं। तो जैसे कोई भी एक हमारे पास अगर हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन है, सपोज कर ले कि A प्लस बी और कोई प्रोडक्ट बन रहा है P, मान लेते हैं कोई ऐसा एक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर हमको लिखने बोला जाए तो हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2A 3B ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिख देंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लिख देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B, तो सिर्फ इन दोनों को लिखेंगे, प्रोडक्ट से कोई लेना देना है नहीं। अब क्या इसका पावर 2 लिखेंगे? नहीं, इसका पावर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेट जो लॉ एक्सप्रेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। इसका पावर हम x सपोज करेंगे और इसका पावर y सपोज करेंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k, तो a टू द पावर x हो जाएगा और b टू द पावर y हो जाएगा। अब ये जो k है, इसके को ही हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ये के रेट कांस्टेंट। तो अगर डिफाइन करने आ जाए, जैसे बोर्ड से बहुत बार पूछा भी जाता है कि डिफाइन रेट कांस्टेंट, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर हम मान लें कि ये 1 है और ये भी मान लें कि 1 है, थोड़े समय के लिए कि 1 मान लेते हैं दोनों को। तो अगर दोनों 1 होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी 1 हो जाए, बी भी 1 हो जाए, तो दोनों 1 हो जाए तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू हो जाएगा के। यानी कि रेट कांस्टेंट के जो है वो रेट वही बोल लेंगे हम लोग, रेट कांस्टेंट जो है वो रेट के इक्वल हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट के को फिर डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेट कांस्टेंट के इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है। कब का रेट ऑफ रिएक्शन है? रेट कांस्टेंट के द रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या मानकर चल रहे हैं? 1, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स is taken as यूनिटी। यानी कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 मान लिए। अगर प्रेशर है तो 1 atm 1 बार ये हो सकता है, 1 पास्कल हो सकता है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो 1 मोल पर लीटर ये होगा। तो इसका डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट के द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। हाँ, ये x और y ही होगा, ये कभी भी कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हमको बोल दिया जाए कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड, और ये बोल दिया जाए या तो बता दिया जाए कि एलिमेंट्री है, या फिर ये बता दिया जाए कि ये रिएक्शन जो है ना ये 2-3 स्टेप में होता है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि a + 2b करके c बनता है, फिर जो है c जो है 2c मिलके फिर d बनता है, और फिर d से अगर p बनता है, ऐसे करके बता दिया जाए और ये बोल दिया जाए कि ये स्लो स्टेप है। तो जब उनको बता दिया जाएगा तो हर स्टेप को एलिमेंट्री माना जाता है। तो जब उनको अगर ये कोई बता देगा ना कि इसका मैकेनिज्म ये है और ये स्टेप स्लो है, तब इसका हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तब रेट इक्वल्स टू हो जाएगा के, डायरेक्टली लिख देते हैं। ए का पावर कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, और बी का कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 लिख देंगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन देख के तभी लिखा जा सकता है उसका मैकेनिज्म दिया हुआ, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली देख के तो कभी नहीं लिख सकते। और दूसरी चीज कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 2 और 1 3, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, क्योंकि हर स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी एक अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसके लिए ऑर्डर का तो सिग्निफिकेंस होता है, कुछ ना कुछ ऑर्डर तो उसका होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उस स्लो
स्लो स्टेप का ऑर्डर और उस स्लो स्टेप का मॉलिक्युलरिटी दोनों सेम होता है। तो ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। ये रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट, तो टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के इसका यूनिट क्या क्या होता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है यूनिट के लिए, उसको अगर याद रख लें तो डायरेक्टली बन जाएगा। वो क्या है, वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, मोल, ये मोल है, मोल पर लीटर टू द पावर n। और यहाँ पे n जो है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि ओवरऑल ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये। तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल्स देख लेते हैं किसका क्या क्या यूनिट होगा। अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो, फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर टू द पावर n। अब n का वैल्यू क्या रखना है, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर अगर है, यहाँ पे जीरो रख देंगे तो किसी का भी पावर हम जीरो रख दे तो क्या हो जाता है, वन। ये तो पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसका यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो क्या होता, तो पावर यहाँ पे वन लिख लेते, तो ये हो जाता मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर टू द पावर वन। तो ये मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, पर सेकेंड। अगर टाइम सेकेंड में है तो एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे हम टाइम सेकेंड में लेकर चले, क्योंकि जनरली सेकेंड में ही होते हैं। लेकिन अगर टाइम मिनट में ले लिया है बाय द वे, पर मिनट, तो यहाँ पे मिनट हो जाएगा, यहाँ मिनट, यहाँ मिनट, यहाँ पे पर मिनट होगा। तो सिंपली इसका यूनिट हम लोग कर सकते हैं कि टाइम इनवर्स होता है। टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स में हो सकता है, मिनट इनवर्स में हो सकता है, यहाँ पे एक टाइम इनवर्स किसी चीज में हो सकता है। वैसे ही अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात कर ले तो पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर टू। तो क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे में हो जाएगा मोल का स्क्वायर, और लीटर का इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक लीटर टर्म कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला, सॉरी मोल टर्म कैंसिल हो जाएगा, और एक लीटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा जैसे एक लीटर माइनस इनवर्स कैंसिल हुआ, तो एक लीटर माइनस ऐसे बचेगा ना, मोल, एक मोल से एक मोल कैंसिल हुआ, तो क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा सेकंड इनवर्स बचेगा, क्योंकि ये मोल एक मोल से कैंसिल हो गया, एक लीटर इनवर्स से कैंसिल होगा, तो लीटर इनवर्स बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा मेरा मोल लीटर इनवर्स। अब इसको ऊपर ले जाएंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा ये, अब इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे लीटर इनवर्स लीटर हो जाएगा, मोल हो जाएगा मोल इनवर्स, और सेकंड इनवर्स तो रहेगा। एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि सेकंड इनवर्स सब में आता है, और ये जीरो का जस्ट अपोजिट हो जाता है, माइनस टर्म यहाँ, और ये लीटर वाला टर्म, जैसे लीटर वाला टर्म पॉजिटिव हो जाता है और मोल वाला टर्म इनवर्स में चला जाता है। ये जीरो का जस्ट अपोजिट है सेकंड का थोड़ा, अगर हम कंपेयर करके देखें तो। बाकी सेकंड इनवर्स तो सब में कॉमन है। तो ऐसे हम लोग के का रेट देख सकते हैं। अब एक चीज और है कि अगर किसी रिएक्शन का रेट लिखा हुआ है कि ये है 5 × 10⁻², लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और एक का दिया हुआ है 5 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, तो हम यूनिट देखकर बता सकते हैं कि कौन किस ऑर्डर का है। ये तो सेकंड ऑर्डर का होगा, यूनिट से पता लग रहा है, इससे मैच कर रहा है, ये सेकंड इनवर्स है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो यूनिट देख कर भी बताया जा सकता है कि कौन किस ऑर्डर का रिएक्शन है। किसका यूनिट, के का यूनिट, ये रेट कांस्टेंट के का यूनिट हम बोल रहे हैं। के का क्या यूनिट दिया हुआ है उससे हमको पता लग जाएगा। तो और देखते हैं हम लोग,
अब एक एक करके स्पेसिफिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, एग्जांपल्स क्या क्या है, उसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है, तो ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते किसको है? केमिकल रिएक्शन whose speed या whose rate is independent to the concentration of रिएक्टेंट। तो अभी तो हम बता रहे थे कि किसी भी रिएक्शन का रेट, लास्ट वीडियो में बताया भी है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, लेकिन वो बात यहाँ पे फेल हो जाता है जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का रिएक्शन है, वो बात हर जगह फुलफिल होता है, बट जीरो ऑर्डर केस में वो स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration of reactant, but if the rate of reaction follow zero order kinetics, then it does not depends upon, I mean the rate of reaction does not depends upon the concentration of reactant। तो ये चीज जो है ना जीरो ऑर्डर के केस में फुलफिल नहीं होता, ये चीज ध्यान दे रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन whose rate is independent to the concentration of reactant, या जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन whose rate is proportional to जीरो पावर, दोनों पावर देते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, उसका पावर जीरो होगा, जीरो पावर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमको इंटीग्रेटेड इक्वेशन को डिराइव करने में हेल्प भी करेगा, जो सेकंड इक्वेशन लिखे। और बाकी वो तो है ही कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड वो नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या फिर ये भी कर दे कि प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के जीरो पावर। जैसे देखते हैं कि अगर हमारा कोई रिएक्शन, जैसे रिएक्टेंट ये है और रिएक्टेंट आर है और प्रोडक्ट पी है, ऐसे ही हाइपोथेटिकली मान लिए। अब अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर, रिएक्टेंट का जीरो पावर के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? के आर टू द पावर जीरो। अब किसी का भी पावर जीरो हो तो वन के इक्वल होता है, तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो उसका रेट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसका रेट न बढ़ेगा न घटेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो एग्जांपल जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल क्या क्या होंगे? अब इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 अमोनिया। अमोनिया बनता है हर्बल प्रोसेस से, डिकम्पोज भी करता है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन कहाँ पे? डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर रहा है तो ऑन
सरफेस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया टूटता है। जैसे अमोनिया है, 2 मोल ले लिए, गैस है ये। अब ये प्लेटिनम के सरफेस पे टूटेगा, कैसे टूटेगा? N2 प्लस 3H2 गैस में टूटेगा। लेकिन अगर ये हाई प्रेशर पे टूट रहा है, हाई प्रेशर पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो हाई प्रेशर पे टूट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर का एग्जांपल हो जाएगा। क्यों जीरो ऑर्डर का एग्जांपल हो जाएगा? हाई प्रेशर अगर नहीं रहेगा ना, जीरो ऑर्डर का एग्जांपल नहीं है ये। हाई प्रेशर पे ही जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। कैसे? देखते हैं। जैसे कि हमारा प्लेटिनम का सरफेस है, मान लेते हैं कि प्लेटिनम के सरफेस है, टेम्परेचर हम यहाँ पे हाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे जमा हो गया। अगर प्रेशर हाई देंगे ना तो गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा जमा रहेगा, बहुत सारा लेयर बना रहेगा उसका। इसके सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे बहुत सारा गैसेस मॉलिक्यूल्स आके जमा रहेगा। ये प्लेटिनम का सरफेस है और ये सब NH3 है। अब NH3 पे हमको ध्यान देना है ज्यादा, क्योंकि NH3 ही तो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट पे ही तो रेट डिपेंड करता है। तो अब NH3 है, प्लेटिनम के सरफेस पे जमा है। 2-3 लेयर क्यों दिखा रहे हैं? इतना सारा लेयर दिखाने का क्या जरूरत था? इसलिए क्योंकि प्रेशर हाई दिया गया है, तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर से ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में रहेगा। लो प्रेशर रहेगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स उड़ जाएगा ऊपर। हाई प्रेशर है तो सब एक जगह से कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में कर सकते हैं रहेगा। तो अगर हाई प्रेशर पे है तो ये अमोनिया है, ये टूट के H2 बन जाए और टूट के N2 बन जाए, H2 और N2 टूटे। तो अगर हाई प्रेशर पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लेटिनम के सरफेस पे कि हम कह सकते हैं कि सरफेस इज सैचुरेटेड, सैचुरेट हो जाता है, भर जाता है पूरा जगह, खाली ही नहीं बचता है। तो अब पूरा भर चुका है जगह, तो उसको क्या बोलेंगे? सरफेस इज सैचुरेटेड विथ NH3 गैस एट कब ऐसा होगा? एट हाई प्रेशर या वेरी हाई प्रेशर। अब अगर सैचुरेटेड हो चुका है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स टूट भी जाए तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या ही बदलेगा? बहुत सारे लेयर, एक लेयर के जगह पे तो मोनो लेयर के जगह पे मल्टी लेयर बना हुआ है। तो अगर इतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स टूट ही जाएगा तो उसमें से NH3 कॉन्सेंट्रेशन पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। तो सरफेस ऑफ प्लेटिनम इज सैचुरेटेड विथ NH3 गैस एट high pressure or very high pressure. Therefore concentration of NH3 remains constant with respect to time, मतलब ये अल्टर नहीं करेगा, चेंज ही नहीं होगा। That's why it follows zero order kinetics. Hence it follow zero order kinetics। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, या कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि why the decomposition of NH3 at the surface of platinum under high pressure and high temperature is a zero order reaction or follow zero order kinetics? Why it so happen? Then the reason is at the high pressure surface of platinum becomes saturated. They become saturated with the NH3 molecules, and when they become saturated with NH3 molecules, concentration of NH3 remains constant, or they does not affected with, or does not change with respect to time, remains constant with respect to time. Hence it follows zero order kinetics or it is a zero order reaction. तो ये इसका रीजन है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, ये तो जीरो ऑर्डर का है ही, एक और है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, ऐसे ही इसी टाइप से है वो भी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ, यहाँ पे सरफेस बस चेंज हो जाता है, गोल्ड का सरफेस यूज करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन सरफेस ऑफ गोल्ड, AU का सरफेस, गोल्ड का सरफेस यूज होता है बस। तो ये कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन।
तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि इंस्टेंटेनियस रेट को जब फाइंड आउट करना होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हम लोग ग्राफ होता है उस रिएक्शन का, उस ग्राफ पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट, and this is the another way to find out the instantaneous rate. Means instantaneous rate can also be calculated from the integrated equation for that particular reaction. तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग, तो इससे भी इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये हर ऑर्डर का अलग अलग इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है। तो फॉर जीरो ऑर्डर के देख लेते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सबसे पहले इसका हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन ले लेते हैं। अब हमारे पास कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज a hypothetical zero order reaction, hypothetical zero order reaction, कोई एक सिंपल सा रिएक्शन मान लेते हैं जो कि हम सपोज कर लेते हैं कि जीरो ऑर्डर का ही है, हाइपोथेटिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन R2P, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इक्वल्स टू क्या होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R⁻0। इट मीन्स कि रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी देख रहे थे हम लोग K इंटू R⁻0। इट मीन्स रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K। ये हो गया, इसको हम सपोज कर लिए इक्वेशन 1। तो रेट ऐसे लिखा जा सकता है, ये तो हुआ रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है, रेट को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, डिफरेंशियल के टर्म्स में और रेट लॉ के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं, जरूरत जब जैसा होता है वैसा यूज करते हैं। ये तो रेट लॉ के टर्म्स में लिख लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में लिखते तो क्या लिखते हैं, रेट इक्वल्स टू होता माइनस इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या लिखते हैं, dR/dt, ऐसे लिखते हैं। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही हम लोग शो करते हैं। तो रेट इक्वल्स टू और क्या लिख सकते थे, माइनस dR/dt। अगर कोफिशिएंट 2 होता तो 2 लिख लेते, बट हम लोग सिंपली बस डिराइव कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लेके एक ऐसे भी लिख सकते थे। ये दो तरीका है रेट लिखने का। अब ये भी इसी रिएक्शन का रेट है, ये भी इसी रिएक्शन का रेट है, तो दोनों इक्वेशन का रेट तो इक्वल ही होगा ना, रेट कोई दो थोड़ी होगा, एक ही रिएक्शन का एक ही रेट होगा, एक रिएक्शन का दो रेट तो हो नहीं सकता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही रेट होगा। अब है क्या कि हम इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, we get, then what we will get, we will get minus dR/dt equals to K, यही मिलेगा हमको। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बस एक साइड रखना है, बाकी टर्म्स सारे टर्म्स को एक साइड कर देना है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इधर रखते हैं, बाकी इधर माइनस माइनस जो भी है सब उधर कर। तो फिर क्या हो जाएगा इसके बाद हमारे पास, इसके बाद ये हो जाएगा dr, ये ऐसे हो जाएगा dr इक्वल्स टू हो जाएगा k dt, ये माइनस को भी इधर ले लेते हैं, माइनस k dt। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसके बाद इधर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, dr, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते नहीं है, माइनस के बाहर रख देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dt। अब dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, x प्लस कांस्टेंट लिख लेते हैं i या c कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे dx का x होता है वैसे dr का क्या हो जाएगा r, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r हो गया। और ये क्या हो जाएगा, माइनस के तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का क्या हो जाएगा t। और हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट यूज करते ही हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर लेते हैं i। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इक्वल्स टू माइनस kT प्लस i। अब ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन आता है
इसके बाद जो आई है, इस आई का वैल्यू पता करना होता है। आई का वैल्यू देखते हैं कैसे पता करते हैं, इसके बाद देखते हैं फिर। अब आई का वैल्यू पता करने का एक ही तरीका है कि हम टाइम 0 मान लें। एट टाइम t इक्वल्स टू मान लीजिए 0। तो अगर टाइम 0 है इसका मतलब क्या हुआ, टाइम अगर 0 है इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा फिर। हाँ, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा फिर। तो प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो फिर रिएक्टेंट भी नहीं खत्म हुआ होगा। रिएक्टेंट खत्म ही नहीं, जब प्रोडक्ट बना ही नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जस्ट का तस पड़ा हुआ है, तो रिएक्टेंट खत्म नहीं हुआ। तो अगर रिएक्टेंट खत्म नहीं हुआ है इसका मतलब शुरू में जितना था उतना ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वाला ही है, जो शुरू में लिया गया था उतना ही है। तो जब भी टाइम 0 होता है देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विल बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल को हम आर नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब टाइम 0 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, इनिशियल वाला होगा, शुरू वाला, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये आर नॉट है। आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब इसी को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो अगर हम टाइम 0 लिखेंगे तो आर को भी क्या लिखना पड़ेगा, आर नॉट। तो आर नॉट लिख दिए, टाइम को क्या लिख दिए, माइनस के टाइम को 0 इक्वल्स टू आई। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया पूरा, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आर नॉट, यानी कि आई का वैल्यू आर नॉट होगा। अब क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटेन एज, अब इसमें आई का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस आई के जगह पे क्या लिखेंगे, आर नॉट। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया फाइनली आई का वैल्यू रखने के बाद। यही इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो गया 4। अब ये इक्वेशन आई का वैल्यू जैसे ही रखे उसके बाद जो तुरंत जो इक्वेशन आया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ देखते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। अगर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो एक रीअरेंज करके लिख लेते हैं इक्वेशन, वैसे याद करना भी बेटर होगा। क्या करते हैं, केटी को इस साइड ले आते हैं और आर को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर। और अगर हम यहाँ पे के इक्वल्स टू लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस, ये आर होगा, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। तो इस तरीके से हम लोग के फाइंड आउट कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस फॉर्मूले से, आर नॉट माइनस आर बाई टी। ये आर क्या है, आर तो आर नॉट क्या है, आर नॉट तो बता दी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये आर क्या है फिर, तो आर जो है ना खत्म होने के बाद बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस समय मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे हम यहाँ पे ग्राम वेट यूज कर रहे हैं, कि मान लेते हैं कि 100 ग्राम रिएक्टेंट था मेरे पास, शुरू में 100 ग्राम हम मिलाए। तो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट अगर हम 100 ग्राम रखे हुए हैं तो इनिशियल मेरा 100 ग्राम हुआ। अब मान लेते हैं कि 15 मिनट के बाद वो उसमें से 20 ग्राम खत्म हो गया, तो बचा कितना, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम जो बचा है ना वही आर है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अगर 3/4 खत्म हो गया, 3/4 खत्म हो गया मेरा, तो बचा कितना, 1/4। तो यहाँ पे हम 3/4 लिखेंगे या 1/4, ये खत्म कितना हुआ ये नहीं लिखना है, खत्म होने के बाद बचा कितना वो है। और शुरू में कितना था, ये जैसे शुरू में खत्म 100 था, खत्म होने के बाद बचा 80, तो 80 यहाँ लिखा जाएगा ना कि 20। तो ये आर क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये आर है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, remaining concentration of reagent at time किस टाइम पे बात हो रहा है, टाइम उस समय t है, at time t टाइम।
तो ये हुआ जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, और ये रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये हुआ रेट कांस्टेंट। अब इसके बेसिस पे ग्राफ देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या क्या होगा। तो देखते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। अगर इस इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करें, दो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एक तो डेफिनेशन से और एक जो है ये आई का वैल्यू रखने के बाद इंटीग्रेटेड इक्वेशन से। तो पहले डेफिनेशन से प्लॉट करके देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन रेट के बारे में बताता है। फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखे थे, डेफिनेशन क्या था कि रेट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। या फिर क्या देखे थे कि रेट इक्वल्स टू के, इट मींस कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है, तो रेट उसका हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो रेट हमेशा ऐसा है कांस्टेंट, एक पैरेलल ग्राफ आएगा, टाइम चेंज होते रहेगा, टाइम बढ़ रहा है आगे, लेकिन रेट नहीं बढ़ेगा, रेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। सडन वो आके जीरो को मैच करेगा, लेकिन वो एक पैरेलल ग्राफ आएगा, कांस्टेंट टाइप का ग्राफ। इसके बेसिस पे कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, बताते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। ये जो है ना आर, इसको हम मान लेते हैं कि वाई है, ये इधर जो है केटी वाले टर्म्स को मान लीजिए कि mx है, और ये जो है ये c है, वैसे भी i के जगह पे ही था ये कांस्टेंट। तो अब ये y एक्सिस पे किसको लिख दें, r को, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y, इस पे लिख लेते हैं r को, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। m जो होता है, ये जो x एक्सिस पे किसको लिखना है, x एक्सिस पे हमेशा वही जो चेंज हो सकता है, चेंज के थोड़ी होगा, चेंज तो टाइम होगा ना, तो x एक्सिस पे किसको लिख लिए, टाइम t को लिख लिए, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, m के जगह पे माइनस के दिख रहा है, मतलब स्लोप नेगेटिव, नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। c क्या है, r0। अगर c के जगह पे कुछ भी नहीं होता तो हम जीरो मान लेते, ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होता, लेकिन ये ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, नीचे की तरफ आएगा तो कहीं से स्टार्ट ही होगा, ऐसे। तो इस पॉइंट पे कट किया, तो जिस पॉइंट पे वो कट किया वही है r0। y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही क्या होता है, c। तो यही होता है यहाँ पे, ये r0 हो गया, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये उसके नीचे का जो भी है ये सब r है, यहाँ पे टाइम जीरो है, कॉन्सेंट्रेशन भी जीरो है, और इधर टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ हुआ। एग्जाम में ग्राफ ऐसे दे देगा, इधर r लिख देगा, इधर टाइम लिख देगा, और पूछ देगा कि किस रिएक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफ देखकर पहचान जाना चाहिए कि ऐसा, अगर रेट कांस्टेंट है, सिर्फ पैरेलल देख के नहीं बता देना है कि जीरो ऑर्डर का है, पैरेलल है तो क्या इधर लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है कि नहीं, रेट अगर कांस्टेंट है तो जीरो ऑर्डर का है। अगर ऐसा स्लोप नेगेटिव है और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर लिखा हुआ है, लॉग आर नहीं लिखा हुआ है, ln r नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आर, और स्लोप अगर ऐसा है नीचे की तरफ तो भी जीरो ऑर्डर का है। और इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, m होता है स्लोप k के इक्वल, नहीं माइनस k के इक्वल, स्लोप माइनस k के इक्वल। यानी कि अगर इसका स्लोप हमको कोई बता देगा तो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ माइनस k, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ हो गया, एग्जांपल्स देख लिए, ग्राफ देख लिए, इंटीग्रेटेड इक्वेशन देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या हो जीरो ऑर्डर के लिए, तो पहले ये जानना है कि हाफ लाइफ होता क्या है। ये हाफ लाइफ जो टॉपिक है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए, सबके लिए। हाफ लाइफ होता क्या है, जैसे कि अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन 100 है, या अमाउंट हम मान लेते हैं 100 है, अगर ये कुछ देर के बाद 50 हो गया, तो 100 से 50 होने में, मतलब 50% खत्म होने में, ऐसे समझें कि 50% खत्म होने में जो टाइम लगता है, 50% खत्म होने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो यहाँ पे जो 100 से 50 हुआ तो 50 तो खत्म हो गया, इसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टी 1/2 से, या कोई टी 50% भी लिखता है। बात एक ही है कि 50% खत्म होने में कितना टाइम लगता है। अब अगर ये 50 से 25 हो जाता है, 25 हो गया अगर, तो फिर ये हाफ हो गया। अगर हम इसको छोड़ दें इस स्टेप को, अब इस स्टेप पे सोचें, तो 50 का 25 हो गया, तो खत्म कितना हुआ 25,
तो जितना था, इसको अगर हम इनिशियल मान लें थोड़ी देर के लिए, इनिशियल का हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टी हाफ। तो यहाँ भी टी हाफ। तो अगर 100 से 50 होने में अगर इसको 10 मिनट लगा होगा, तो अगर सेम रिएक्शन है तो फिर इसको 50 से 25 होने में 10 मिनट लगेगा। मतलब शुरू में 50 घट गया 10 मिनट में, लेकिन अगले 10 मिनट में सिर्फ 25 ही घटा। धीरे धीरे स्पीड थोड़ा कम हो जाता है रिएक्शन का। अगर ये 25 है, बाद में 12.5 हो जाता है, तो 25 से 12.5 होने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। यहाँ भी टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट ही लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ अगर इसका 10 मिनट्स है तो हर हाफ में हाफ लाइफ वही होगा, वो नहीं बदलेगा, हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन भी अब देखिए एक चीज और क्या है कि शुरू में 10 मिनट में 50 घटा, फिर 10 मिनट में 25 घटा, फिर अगले 10 मिनट में सिर्फ 12.5 ही घटा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना टाइम के साथ घटते चला जाता है। शुरू में स्पीड ज्यादा होता है, बाद में स्पीड कम होते चला जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। ये जीरो ऑर्डर के लिए हालांकि ये बात जो हम बोल रहे हैं जीरो ऑर्डर में तो ये फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर का तो रेट कांस्टेंट होता है, लेकिन हाँ बाकी हर जगह ये फॉलो जरूर होगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्यों नहीं फॉलो होता है, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो हाफ लाइफ का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम को बोलते हैं। इट इज द टाइम इन विच, जिस टाइम में क्या हो जाता है, इन विच कॉन्सेंट्रेशन, नॉट द अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant reduces to half, हाफ हो जाता है, reduces to half, किसका हाफ, of its initial value, जिसको भी हम इनिशियल मान रहे हो उसको, half of its initial value. It is the time in which concentration of reactant reduces to half of its initial value, that is called T half. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरा R0 है तो R0/2 होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं, टी हाफ। तो टी हाफ जो होता है उस पे क्या होता है टाइम, उस पे जो होता है R0, R जो होता है क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी टाइम का है ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि टी हाफ लाइफ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इनिशियल का हाफ हो जाएगा। तो जब भी हम टी हाफ लिखेंगे, जब भी टी हाफ लिखेंगे या कहीं टी हाफ लिखा रहेगा तो ये समझ जाना है कि उस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बिकम्स R0/2, वो इनिशियल का हाफ हो चुका होगा। अगर टी हाफ टाइम है तब, टाइम टी हाफ तो रिएक्टेंट घट के आधा हो चुका होगा, तो R0 क्या होगा, इनिशियल का हाफ। ठीक है, तो अगर हमको ये पता है ना कि टी हाफ पे R जो होता है R0/2 के इक्वल होता है, तो हम आगे देख सकते हैं किसी भी के लिए एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर, इतना तो लिखना ही है। अब देखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ क्या होगा, मतलब टी हाफ क्या होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या देखे थे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या था, इंटीग्रेटेड इक्वेशन था k इक्वल्स टू R0 - R/T, ये था। तो अगर हम टी हाफ बोलेंगे फॉर टी हाफ, फॉर हाफ लाइफ क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R0/2। अगर हम टी हाफ की बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो इनिशियल जो है सो है ही। अगर हम हाफ लाइफ की बात करेंगे तो 100 होगा तो 50 हो जाएगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R कितना हो जाएगा, इनिशियल का हाफ। तो क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर k इक्वल्स टू R0 माइनस R की जगह पे क्या लिख देंगे R0/2। लेकिन ऐसा तब जब हम टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, टी हाफ।
तो ये r माइनस आर नॉट बाई टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा आर नॉट बाई टू और नीचे हो जाएगा टी हाफ। अब इसी को रीअरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाई टू, और यहाँ पे ये टू भी नीचे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाई टू के। तो ये एक्सप्रेशन आएगा हमारा टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाई टू के। अब इस एक्सप्रेशन से पता क्या चल रहा है, ये क्या बता रहा है, ये तो है कांस्टेंट, टू भी है कांस्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to initial concentration, R naught है तो initial concentration of reactant के initial concentration पे वो डिपेंड करता है, उसी के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा हाफ लाइफ होगा जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये हम लोग हाफ लाइफ भी देख लिए, ग्राफ भी देख लिए, एग्जांपल भी देख लिए, इंटीग्रेटेड भी हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक और देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा एक चीज और कि अभी हम लोग देख रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है शुरू में फास्ट होता है और बाद में कम होने लगता है, धीरे धीरे घटने क्यों लगता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए घटने लगता है कि शुरू में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम होने लगता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन घटने लगता है। एक बार तो बोर्ड्स में क्वेश्चन भी था कि व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ टाइम। इसका आंसर क्या होगा, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ टाइम। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज with time, with lapse of time or with respect to time, concentration of reactant also decreases. Since concentration of reactant decreases with time, that's why rate of reaction also decreases. क्योंकि टाइम के साथ concentration of reactant घटने लगता है, घटते रहता है, इसीलिए टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी घटते रहता है, कम होते रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वैसे ही जैसे जीरो ऑर्डर का था डेफिनेशन भी आना चाहिए। इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन whose rate या स्पीड whose rate is directly proportional to क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर, उसमें जीरो पावर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर टू द concentration of रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या होता है, या फिर अगर हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, अगर R2P है, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, तो इसका रेट क्या होगा, रेट विल इक्वल्स टू K R टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है, चाहे तो लिख भी सकते हैं बट वो अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K R टू द पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल इसका बहुत सारा, ऑल रेडियो एक्टिव डीके, जितना भी रेडियो एक्टिव डीके है, जैसे कि कोई भी यूरेनियम है या फिर कोई और दूसरा थोरियम है, कोई भी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है अगर वो टूट रहा है, उसमें से अल्फा बीटा गामा रे सब निकल रहा है, तो जितना भी डीके होता है रेडियो एक्टिव, वो सब के सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और क्या एग्जांपल होता है इसका, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन
इथीन, इथेन का तो नहीं होगा, वो सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी होता है उसमें। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग हाइड्रोजिनेट करते हैं। स्लो प्रोसेस होता है, कैटलिस्ट लेना पड़ता है इसमें, निकेल ये सब यूज करते हैं यहाँ पे, तो बन जाता है। तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन जो है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और भी एग्जांपल है, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 ऐसे टूटता है, गैस है ये टूटेगा 2N2O5 ऐसे टूटेगा अगर 2NO2 प्लस हाफ O2, ये 4NO2 कर देते हैं यहाँ पे, या फिर 2 ही NO2 रहने देते हैं, बैलेंस बस होना चाहिए, उतना क्या है। तो 2 नाइट्रोजन हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन 4 और 1 5, ठीक है, हाफ O2 लिख रहे हैं तो यही ठीक है। N2O5 डिकम्पोज कर रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स। अब इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होगा, इसके ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, तो देखते हैं, इसके ग्राफ को भी देखते हैं। अब क्या है कि अगर हमारे पास इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन इसको डिराइव करना है, तो सपोज करेंगे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, सपोज अ हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक सब हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सपोज करते हैं, यहां तक दिख रहा होगा। एक हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सपोज करते हैं, वही R2P, इस बार इसको हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक रेट लो एक्सप्रेशन के टर्म्स में, क्या रेट इज k टू द पावर k इंटू R टू द पावर 1, एक इक्वेशन हमारा ये हो, और दूसरा रेट को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो कैसे लिख सकते हैं, माइनस dr/dt, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा माइनस dr/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू आर। तो अब इसको इक्वेट करेंगे, बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, तो जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dr/r ऐसे हो जाएगा, और ये बाकी k और dt को एक साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा k dt। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dr, नेगेटिव साइन को भी उधर लिख देते हैं, dr/r माइनस k dt। अब ये चीज हमको पता होगा कि जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे कि इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, dx/x को इंटीग्रेट करते हैं, क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, ln x, ये हो जाता है। वैसे ही dx को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो जैसे dx/x को इंटीग्रेट करने पे ln x आता है, तो अगर हम dr/r को, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, k तो इंटीग्रेट होगा नहीं, कांस्टेंट है, जैसे dx/x का ln x हुआ, इसका क्या हो जाएगा, ln r हो जाएगा। वैसे ही माइनस के ही रहेगा, dx का x होता है तो dt का t होगा प्लस i, इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लिखेंगे। अब इस i का वैल्यू पता करना है, तो i का वैल्यू पता करने का तरीका देखे थे जीरो ऑर्डर में, एट टाइम जीरो सपोज कर लेंगे, एट t इक्वल्स टू 0, तो टाइम जब 0 होता है तो उस समय r को क्या मानना पड़ता है, r0 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, फिर जब हम r0 मान लेंगे टाइम 0, तो यहाँ पे ln को हम क्या लिख रहे हैं, r0, तो इसका मतलब टाइम को 0 मान चुके हैं, तो k इंटू 0 प्लस i, तो फिर क्या हो जाएगा, ये
ये तो 0 हो गया पूरा, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू ln r नॉट। तो i का वैल्यू ln r नॉट है, जीरो ऑर्डर में सिर्फ r नॉट आया था, यहाँ पे बस ln r है, नेचुरल लॉग r नॉट। अब इस i के वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या होगा फिर, अब इसमें रखेंगे हम लोग i के वैल्यू को, इसको सपोज कर लेते हैं थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से क्या मिल सकता है, अब इसमें रखेंगे i के वैल्यू को, ये हो जाएगा ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इसका वैल्यू भी आया ln r नहीं ln r नॉट आया, ln r नॉट लिख दिए। अब ये जो i का वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन आया ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसके बेसिस पे क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करने में, ग्राफ को पहचानने में अगर प्लॉट किया हुआ है तो हेल्प करता है। और अब इसको बस रीअरेंज करना बाकी रह गया, तो माइनस के टी को उधर ले आते हैं, के टी हो जाएगा, ln r को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा ln r नॉट माइनस ln r, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, के टी इक्वल्स टू, ये तो हो गया ऐसे जैसे log a माइनस log b होता है, तो log a माइनस log b अगर होता है तो क्या हो जाता है, log a बाई b हो जाता है। इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये a है ये b है, तो ये ln हो जाएगा r नॉट बाई r। अब क्योंकि हम लोग log टेबल देख के वैल्यू पता करते हैं, तो ln को log में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो kt इक्वल टू ln के जब हम लिख रहे हैं log, तो जब अपने मन से log लिख रहे हैं तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए अपने मन से इनटू करना पड़ता है 2.303, तो ln के जब log लिख रहे हैं तो 2.303 भी लिखना पड़ेगा, तो इनटू हो जाएगा r नॉट बाई r। अब फाइनली इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं, k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2.303 बाई t, log को इधर लिख देते हैं, log ये 2.303 आगे होगा यहाँ पे 2.303, तब log लिखेंगे 2.303, फिर log ये r नॉट बाई r, ये होगा। तो ये k इक्वल टू इक्वेशन आया हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यही इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, यही हेल्प करेगा हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करने में। k इक्वल्स टू 2.303 log r नॉट बाई r, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब देखते हैं ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, इसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ ये सब कैसे प्लॉट करते हैं, तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, पहले तो रेट से, रेट इक्वल्स टू क्या लिखे थे हम लोग, लिखे थे k इंटू आर टू द पावर 1। तो अगर रेट को हम लोग मान ले y एक्सिस पे, इसको मान ले m, इसको मान ले x, तो c के यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो c होता है ना mx प्लस c, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे अपने मन से, 0। तो अगर हम y एक्सिस पे रेट लिख लें, 0 ऑर्डर में तो रेट कांस्टेंट था, पैरेलल ग्राफ था, इसमें तो पैरेलल आएगा नहीं, तो ये c इक्वल टू 0 ये बता रहा है कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, m के जगह पे k है, x एक्सिस की तरफ क्या लिखें, r, इधर लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ r, ये हुआ। अब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ऐसे ग्राफ जाएगा, और ये जो ग्राफ है उसका m जो है स्लोप है, स्लोप इसका किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल, m के जगह पे k है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होगा। और क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो इसके डेफिनेशन से ही एक आ गया, जैसे 0 ऑर्डर में आया था, एक और ग्राफ इसका आएगा, क्या आएगा, इसका ग्राफ एक और क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे i का वैल्यू पुट किए, इसको अगर हम कंपेयर करें, इधर मान लीजिए y, तो y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे है मेरा ln r, ठीक है, 0 ऑर्डर में r था, सिर्फ ln r नहीं था। mx के पे क्या है, x के पे t है, x के पे टाइम लिख लेते हैं, टाइम t है, 0 ऑर्डर में टाइम t ही था, बस फर्क इतना है उसमें log नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर में log ln दिख रहा है, ठीक है। और क्या है, अब जो है इसका ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ,
नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसा ग्राफ आएगा। सी के जगह पे कौन है, आर नॉट, ये सी के जगह पे है। तो यहाँ पे जो कट कर रहा है ये किसके बराबर होगा, एल एन आर नॉट के इक्वल होगा। अब इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप इक्वल होगा इसका माइनस के इक्वल। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होगा। एक ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। जैसे कि अगर इस इक्वेशन को, जो फाइनल इक्वेशन आया है, इसको हम लोग लिख दें कि टी बाई 2.303 इक्वल्स टू लॉग आर नॉट बाई आर, ऐसे लिख लिए इसको। तो इससे भी हम लोग इसको अरेंज कर दिए, बस आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक साथ रख दिया और बाकी कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर दिया, इसमें सिर्फ टाइम है। इस इक्वेशन के बेसिस पे भी एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। इसको हम मान लिए ये पूरा y है। इसके बाद फिर ये क्या है ना कि ये जो k के साथ ये जो पूरा टर्म है k 2.303, इसको मान लिए कि ये m है और ये जो t है वो x है। तो ये y हो गया, ये mx हो गया, और c के जगह पे तो कुछ भी नहीं है, ये हम 0 मान लिए। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। चाहे तो इसको हम ऐसे करके भी, अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, इसको इधर और उसको उधर। तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, log r नॉट बाई r, ये हो गया y के जगह पे। अब इसके बाद x एक्सिस पे क्या लिखना है, t, तो x एक्सिस पे टाइम t लिख देते हैं। अब m के जगह पे क्या वैल्यू है, k प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा। c के जगह पे क्या है 0, तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा और ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप होता है m के इक्वल। तो m के जगह पे क्या है, ये पूरा k बाई 2.303। तो ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देगा। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देगा और बोल देगा कि log r नॉट बाई r का ग्राफ है, ये टाइम दे दिया और पूछेगा कि ये किस ऑर्डर का ग्राफ है। ये ग्राफ जो है फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। तो ग्राफ देख के लॉग जैसे ही देखेंगे, ln देखेंगे, पहचान जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का है। फिर वो एक फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा किस ऑर्डर का है पहचानने के लिए। फिर पूछ देगा कि इसका स्लोप कितना होगा। तो अगर हमको ये इक्वेशन याद होगा तो हम इसका स्लोप बता देंगे, लॉग है, इसका स्लोप हो जाएगा k बाई 2.303, ये 1 मार्क्स का ये हो जाएगा। फिर पूछ देगा कि इसका k क्या होता है, k का यूनिट क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर के k का यूनिट होता है पर सेकंड या टाइम इनवर्स। ऐसे ब्रेक कर करके क्वेश्चंस होते हैं। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तीसरा ग्राफ हो, तो ऐसे 2-3 ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक और ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का पॉसिबल है जो कि उसका हाफ लाइफ से होता है। जीरो ऑर्डर में तो हाफ लाइफ का ग्राफ नहीं था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का भी ग्राफ है। अब यहाँ पे जैसे कि हम हाफ लाइफ देख लेते हैं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, इट इज द टाइम है ये जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। डेफिनेशन देख चुके हैं। हाफ लाइफ को हम लोग 3 हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, t1/2 से, और एट t1/2 क्या हो जाता है, ये याद रखना होगा कि हाफ लाइफ पे r जो होता है r0/2 के इक्वल हो जाता है। अब इसी का यूज करते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। यहां से क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि सो दैट टी हाफ या हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent to the initial concentration of reactant। ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर के लिए। या ये भी कहा जा सकता है कि और इट इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है। तो कैसे इसको शो करेंगे, तो इसको डिराइव करना पड़ेगा, डेरिवेशन से शो करेंगे। फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या जानते हैं? और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड इक्वेशन इज क्या है? तो है ये k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग r0 बाई r, ये है। तो अगर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो लिखेंगे एट टी हाफ क्या हो जाता है? r हो जाता है किसके इक्वल? r0 बाई 2 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे ना कि टाइम की जगह पे टी हाफ लिखेंगे और r की जगह पे r0 बाई 2 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा फिर? k इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बाई टी हाफ लॉग r0 तो वैसे ही रहेगा और r की जगह पे लिखेंगे r0 बाई 2। ये r0 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग 2 हो जाएगा ये। अब log 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.3010, ये log 2 का वैल्यू है। जब इससे इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 0.693 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट बाई टी हाफ। और इसी को टी हाफ इधर ले आए, k को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई k। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है कि टी हाफ में 0.693 आ रहा है, k आ रहा है, r तो कहीं है ही नहीं, गायब हो गया पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है, इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे और उसके बाद मेंशन कर देंगे कि दिस शोज दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब टी हाफ जो है वो कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है हमेशा। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का ग्राफ जो होता है जीरो ऑर्डर के रेट वाले ग्राफ के जैसा होता है। यहाँ पे लिख दिए टी हाफ और इधर लिख दिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुछ भी रहे, टी हाफ जीरो जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ऐसे शो कर देंगे। अगर यहाँ पे टी हाफ लिखा हुआ है तो हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चाहे वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते जाएंगे तभी हाफ लाइफ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तब। तो ये तो हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सब कुछ। अब फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है k इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इसका जो होता है वो ये होता है k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई 2 पी आई माइनस पी टी, ये होता है। यहाँ पे पी आई जो है वो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का है इनिशियल प्रेशर, और ये P जो है वो टोटल प्रेशर है। देखते हैं इस एक्सप्रेशन को डिराइव कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई गैसियस रिएक्शन है, कोई A है और ये टूट के बन रहा है गैस B और गैस C। सपोज हाइपोथेटिकल इक्वेशन है ये, हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। इसको मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, और वो इस टाइप का है कि रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट दो है। अब ये कैसे बनेगा? तो शुरू में जैसे कि कंटेनर है हमारे पास, अगर इसको थोड़ी देर के लिए से समझे कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ए गैस को भर दिया गया, भरा हुआ है इसमें गैस ए। अब कुछ देर के बाद जो गैस है ना, ए टूटने लगा और ए टूट के बी बनने लगा, सी बनने लगा, फिर ए टूटा, फिर बी सी बना,
फिर ए टूटा, बी और सी बनते जा रहा है, ऐसे होते जा रहा है। तो शुरू में तो सिर्फ ए था ना, जब टाइम आगे बढ़ा तब ये बी और सी बना, लेकिन शुरू में क्या था, सिर्फ ए था। तो इसका प्रेशर मान लेते हैं 5 atm था। इसको हम 5 atm नहीं लिख के यहाँ पे लिख देते हैं PI। तो जिस समय सिर्फ ए होगा उसमें प्रेशर सिर्फ एक, इस कंटेनर का जो प्रेशर होगा अंदर का वो सिर्फ ए की वजह से होगा। शुरू में तो बी और सी था ही नहीं, तो शुरू में प्रेशर PI था, बी और सी था नहीं, तो बी का प्रेशर और सी का प्रेशर 0 था। कुछ टाइम के बाद एट टाइम टी, ये इनिशियल टाइम पे है, ये टाइम 0 पे है, और ये हम मान लेते हैं एट टाइम टी, कुछ टाइम आगे बढ़ चुका है। एट टाइम टी क्या है कि ए कुछ टूट गया, तो कुछ ए टूट गया तो ए का प्रेशर भी कुछ घट गया होगा, उसमें से मान लिया कि x घट गया, ए का प्रेशर घट गया। अब इसके बाद कुछ ए टूटा तो कुछ बी और सी भी बना, तो कुछ प्रेशर बढ़ा होगा बी की वजह से, कुछ प्रेशर बढ़ा होगा सी की वजह से। ए का अमाउंट घटा तो ए का प्रेशर घटा, लेकिन बी बना तो बी का प्रेशर तो क्रिएट हुआ, सी का प्रेशर तो क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे बी x बन गया और सी भी x बन गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, ये जो हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पे अगर हम 2a लिखे होते तो यहाँ पे हम 2x लिखते, अगर यहाँ पे 3a लिखा होता तो ये 3x लिखते। यहाँ पे कितना माइनस करना है, PI में से कितना माइनस करना है, डिपेंड करता है कॉफिशिएंट पे। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसीलिए हम x लिखे, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3x लिखते, और यहाँ पे x लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे x/2 होगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये भी डिपेंड करता है कॉफिशिएंट। यहाँ पे 2 होता तो अगर हम 2x लिखते, तो अगर यहाँ पे 3 लिखा होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2x लिखा जाता, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3x लिखते, यहाँ पे 5 होता 5x लिखते। कुछ भी नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, 1 ही है, फिर x लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वो कॉफिशिएंट से डिसाइड होता है, ना कि इसमें से एक टूटा है तो x/2 ऐसे नहीं करना है। तो ये ध्यान देना है कि अगर किसी इक्वेशन में एग्जाम में अगर ऐसे 2a लिखा हुआ रहे और हम डिराइव कर रहे हो खुद से, तो यहाँ पे 2 है तो 2x लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3x लिखेंगे, और कुछ भी नहीं है तो x लिख लेंगे ऐसे। तो शुरू का प्रेशर कितना था PI, बाद का प्रेशर कितना है PI - x। ठीक है, तो अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या जानते हैं हम लोग, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग यही जानते हैं ना कि k = होता है 2.303 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होता है 2.303/t लॉग, यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम थोड़ा वर्ड्स में लिख देते हैं अभी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे R0 से, और नीचे लिखते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल मतलब कि बचा हुआ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे R से। लेकिन यहाँ पे गैसियस रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, रिएक्शन गैसियस है, कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन देता है गैसियस में, और कभी कभी गैसियस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं देके प्रेशर दे देता है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन देके अगर नहीं प्रेशर दे दिया एग्जाम में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिराइव करना हमको एक इक्वेशन, तो हम यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे लिख देंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे R0 के जगह पे हम लिख देंगे PI, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या है P इनिशियल PI, यहाँ पे भी क्या वैसे ही लिख देंगे फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको भी PI नहीं मानेंगे, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, शुरू में PI था, लेकिन फाइनली क्या हो गया, वो फाइनली हो गया PI - x। तो ये हो जाएगा, इतना नहीं लिखेंगे, अगली बार से हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं k = 2.303 log PI/PI - x। तो अगर हमको इस x का वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको फिर डिराइव कर सकते हैं ऐसे। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा इसका, एट टाइम t पे टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर एट टाइम t, टोटल प्रेशर PT मान लेते हैं इसको, टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर टाइम t पे कितना होगा, कुछ प्रेशर A का भी होगा, तो B भी बन चुका है, C भी बन चुका है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा PI - x, ये वाला प्रेशर प्लस
ये बी का प्रेशर एक्स प्लस सी का प्रेशर एक्स, एक एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो पीटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल्स टू हो जाएगा पी आई प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा पीटी माइनस पी आई। तो ये x का वैल्यू हो गया pt माइनस पी आई। तो अगर इसी वैल्यू को हम यूज करके pt माइनस पी आई, अब इसी वैल्यू का यूज करके अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई पी आई माइनस एक्स था, ये था। अब x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है pt माइनस पी आई, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक पी आई और एक पी आई, ये भी प्लस में ही है, दो पी आई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई 2 पी आई माइनस पी टी, यही एक्सप्रेशन था। तो ऐसे एक्सप्रेशन को डिराइव कर लेंगे हम लोग गैसियस के लिए। अगर प्रेशर में दिया हुआ है डेटा, तब जैसे कोई टेबल बनाया हुआ है, उसमें इनिशियल प्रेशर टाइम 0 दे देगा, इधर इस पे प्रेशर दे दिया 5 एटीएम, फिर टाइम दे दिया 100 सेकेंड, उस पे 6 एटीएम, फिर 120 सेकेंड, इस पे दे दिया 10 एटीएम। तो अलग अलग ये तो पी आई हो गया 0 टाइम पे जो दिया है, और ये पीटी हो गया, ये भी पीटी हो गया, ऐसे दे देगा डेटा। तो इसका यूज करके पी आई और पीटी का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं। फिर ये पी आई और ये पीटी का भी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं के। तो के दो बार निकल जाएगा इसमें, एक बार इसका यूज करके, एक बार इसका यूज करके। फिर इसको k1 k2 मान के और एवरेज निकाल लेंगे, k1 प्लस k2 बाई 2 करके एवरेज आ जाएगा, k एवरेज, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी गैसियस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ये था फर्स्ट ऑर्डर का गैसियस रिएक्शन और उसका रेट कांस्टेंट, और किसी भी दूसरे इक्वेशन का ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स रेट को कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। मेनली आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी और एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो बाकी सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।